सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना ये नया चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो देखो, अभी तक ह्यूमन बॉडी में होने वाले बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसे कौन कौन से सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों? जैसे हम पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, राइट। तो इस चैप्टर में दो और सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारे बॉडी में होते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सिस्टम है वो स्टूडेंट्स? एक तो है नर्वस सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे और बड़ा मजेदार भी होता है। और दूसरा होता है इंडोक्राइन सिस्टम, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी अच्छा होता है, वो भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, हम ये भी पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि प्लांट्स में जो काम ये दोनों सिस्टम हमारे बॉडी में करते हैं वो काम प्लांट्स में कैसे होता है। सो दैट विल बी द टॉपिक ऑफ स्टडी इन दिस चैप्टर। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब क्या है एक्चुअली में। तो मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझाता हूं। जैसे आप ये सिंपल से एग्जांपल लो स्टूडेंट्स। तो आप देखो, यहां पर ये लेडी जो है वो शॉपिंग करने गई है। लड़कियों को ऐसे भी शॉपिंग बहुत पसंद होती है। अब यहां पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल देख सकते हो। जैसे आप देखो, इस लेडी की आंखों ने देखा इस ऑब्जेक्ट को जो शेल्फ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो लेडी की आंखों ने इस ऑब्जेक्ट को देखा। ये सिग्नल आंख से एक्चुअली लेडी के ब्रेन तक जाता है, ठीक। तो जो लेडी का ब्रेन होता है वो इसको एनालाइज करता है कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है ये काम का है कि नहीं, इसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो सपोज को लेडी के माइंड ने ये एनालाइज किया कि हाँ ये ऑब्जेक्ट तो काम का है, इसको खरीदने की जरूरत है, ठीक है, ये तो मेरे बच्चे के लिए काम का है, ठीक। तो अब लेडी के ब्रेन ने लेडी के हाथ को सिग्नल भेजा कि यू हैव टू गेट अप एंड पिक दिस ऑब्जेक्ट। तो लेडी का हाथ जो है वो एग्जैक्टली उसी जगह पे जाता है और उस ऑब्जेक्ट को पिक कर लेता है। अब यहां पर कितनी साइंस यूज हो गई है आप सोच के देखो। एंड दिस इज एक्चुअली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पूरा एग्जांपल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। कैसे आंख ने देखा कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, वो मैसेज समहाउ ब्रेन तक गया होगा, ब्रेन ने डिसीजन लिया कि ये खरीदना है, फिर उसने हाथ को ये ऑर्डर दिया कि आप जाके उस ऑब्जेक्ट को पिक कर लो। दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे और एग्जांपल्स लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे आप ये देखो, ये क्रिकेट मैच हो रहा है और इस फील्डर ने वो बॉल कैच की। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे फिर से मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे क्या हो रहा है कि आदमी की आंख ने ये देखा कि बॉल आ रही है, फिर ये जो मैसेज है कि बॉल आ रही है वो समहाउ ब्रेन तक गया होगा। ब्रेन ने डिसाइड किया होगा कि अच्छा इस बॉल को तो कैच किया जा सकता है। तो उसने हाथ को, इनफैक्ट हाथ को नहीं पूरे बॉडी को ये मैसेज दिया कि आप लोग मूव करो, इस तरह से मूव करो कि बॉल को एग्जैक्टली कैच किया जा सके। तो मैसेज लेके हाथ और पूरी बॉडी मूव करती है और बॉल को कैच कर लेती है, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल, अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर स्टूडेंट्स और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूं। तो ये देखो, सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। इस केस में आप देखो कि क्या हो रहा है। आप देखो इस आदमी की आंखों को देखो, उसने अपनी आंखें इतनी बंद सी क्यों कर रखी है? क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पे क्या हुआ कि लाइट बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो ब्रेन ने ये डिसीजन लिया कि यार आंख की लाइट बहुत ज्यादा है तो आंख को थोड़ा बंद कर लेना चाहिए। तो आंख अपने आप ही बंद सी हो गई थोड़ी। दिस अगेन एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो, किसी भी हॉट चीज को जैसे ही हम छूते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स? बिना सोचे समझे अपना हाथ हटा लेते हैं वहां से। तो क्या हुआ है यहां पे? कोई भी जैसे ही हम हॉट चीज को छूते हैं, हमारा ब्रेन ये डिसीजन लेता है कि ये हार्मफुल है तो हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। दिस अगेन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम डे टू डे लाइफ में रोज एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। जब हम चलते हैं, मैं चल रहा हूं, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मेरे पैर एक बिल्कुल सिंक में एक तरीके से मूव कर रहे हैं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं बिना गिरे, राइट स्टूडेंट्स। मेरे हाथ में मूव करा रहा हूं, मैं मार्कर से यहां पे लिख रहा हूं। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सब कैसे होता है हमारे बॉडी में, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। एंड दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी सो फैसिनेटिंग एंड सो इंटरेस्टिंग। तो इसी के साथ हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सिस्टम में जो हमारे बॉडी के अंदर चलता है, अभी भी चल रहा है मेरे बॉडी के अंदर, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो स्टूडेंट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो नर्वस सिस्टम का होता है वो आप बड़े आसानी से समझ जाओगे, दैट इज ब्रेन स्टूडेंट्स। आपको तो पता है कि ब्रेन इज सच ए इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी, सो इट्स अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है स्टूडेंट्स, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। ये जो लंबी से आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या करता है, वो सब हम देखेंगे। आप देख सकते हो कि ये बॉडी के बीचों बीच से पास होता है, ऐसे बीचों बीच से पास होता है, और आगे नहीं होता है, पीछे की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है, जैसा कि यहां भी देख सकते हो, राइट। तो दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड, पहला हो गया ब्रेन। तीसरा जो पार्ट है नर्वस सिस्टम का, दैट आर नर्व्स। तो स्टूडेंट्स आप देखो, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से निकल रहे हैं, राइट। दे आर कॉल्ड नर्व्स एंड दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हमारे नर्वस सिस्टम के तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन हो गया स्टूडेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड हो गया और नर्व्स हो गए, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो, इसके अलावा भी कुछ ऑर्गन्स हैं जो नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हालांकि उसको बहुत क्लियरली नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता है, बट स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट। कौन से वो ऑर्गन्स हैं? ऐसे 5 ऑर्गन्स हैं स्टूडेंट्स। ये 5 सुन के आपको समझ में आ गया होगा वो कौन से ऑर्गन्स हैं स्टूडेंट्स। सो आपको पता होगा, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी स्टूडेंट्स। कौन कौन से स्टूडेंट्स? देखो मैं लिखता हूं यहां पे, पहला है ईयर, राइट स्टूडेंट्स, दूसरा है आईज, और बताते जाए स्टूडेंट्स, नोज, और बोले, और स्टूडेंट्स टंग, नेक्स्ट वन स्किन। सो दीज आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, और ये नर्वस सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ईयर क्या करता है स्टूडेंट्स? आपको पता है कि ईयर जो है वो साउंड को सेंस करता है। आईज क्या करती है स्टूडेंट्स? वो देखने में मदद करती है, लाइट को सेंस करता है। नोज क्या करती है? स्मेल। टंग क्या करता है? टेस्ट को सेंस करता है। स्किन क्या करता है? टच को सेंस करता है। कोई चीज ने कुछ छुआ मुझे, ठीक है, किसी ने छुआ, तो वो टच कौन सेंस करता है? स्किन। स्किन एक और भी काम करता है, वो टेम्परेचर को भी सेंस करता है। जैसे आप किसी गर्म चीज को छूते हो तो आपको पता चलता है गर्म है, ठंडी चीज को छूते हो तो पता चलता है कि वो ठंडी है, राइट। तो ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, ये काम करते हैं, और इनका ये जो फंक्शन है वो नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। उसके बिना नर्वस सिस्टम चल नहीं सकता है। इसलिए हम सोच सकते हैं कि ये भी नर्वस सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट एज सच अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए बोला जाए कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, तो आप इन्हीं तीनों का नाम लेना, क्योंकि जनरली किताबों में इसको प्योरली नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं बोलते हैं, दो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। अब हमने ऑर्गन्स जान लिए, तो अब ये समझने का टाइम है कि ये सारे ऑर्गन्स मिलके कैसे नर्वस सिस्टम को चलाते हैं। तो धीरे धीरे हम समझते जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होता है? तो देखो, रिसेप्टर्स जो है दे आर सम ग्रुप ऑफ सेल्स। वो क्या है? कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो इन सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, ईयर जो है, ईयर, तो ईयर में कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है कि इन्वायरमेंट में कोई साउंड से रिलेटेड चेंज हुआ, साउंड से रिलेटेड चेंज हुआ, तो उसको वो सेंस कर लेते हैं। कोई साउंड आई तो ये सेल्स जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा कोई साउंड आई। वो ये भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा ये लाउड साउंड आई, ये कम लाउड साउंड आई, ये अच्छी साउंड आई, ये दूसरे टाइप की साउंड आई। तो ये सेल्स वो काम कर लेते हैं। तो दीज सेल्स इन दिस सेंस ऑर्गन आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। वैसे हर सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर्स होते हैं स्टूडेंट। जैसे आईज की हम बात करें तो हमारे आईज में भी ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो लाइट को सेंस कर लेते हैं। वो ये पता कर लेते हैं कि लाइट ज्यादा है, कम है, किस कलर की है, राइट। सो दे आर कॉल्ड रिसेप्टर्स वंस अगेन। वैसे नोज जो है उसमें भी ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो स्मेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं। टंग में ऐसे सेल्स होते हैं जो टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं। वो पता कर लेते हैं कि जो हमने खाया वो मीठा था, खट्टा था, कैसा था। स्किन में ऐसे सेल्स होते हैं जो ये पता कर लेते हैं कि अच्छा किसी ने छुआ नहीं छुआ, या टेम्परेचर कैसा है, कम है, ज्यादा है, राइट। तो रिसेप्टर्स क्या है? दे आर ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल दिस सेंस ऑर्गन्स एंड दे कैन एक्चुअली डिटेक्ट चेंज इन इन्वायरमेंट और दे कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इन्वायरमेंट। हम चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, वही बात मैंने लिखी है जो मैंने आपको बताया। तो रिसेप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो इन सेंस ऑर्गन्स को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। उन रिसेप्टर से ही ईयर को ये पता चलता है कि अच्छा कोई साउंड आई और कैसी साउंड आई। उन रिसेप्टर से ही आई को ये पता चलता है कि अच्छा कोई लाइट आई तो कैसी लाइट आई। उन रिसेप्टर से ही टंग को ये पता चलता है कि कोई टेस्ट है तो कैसा टेस्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? और आप देखो, ईयर में जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फोनोरिसेप्टर्स। फोनोरिसेप्टर, फोनो वर्ड का मतलब ही होता है साउंड बेसिकली।
आईज में ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट एक्चुअली। नोज में ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। टंग में ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। स्किन में जो होते हैं उनको बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। आई होप यू गेट दिस, और ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। फाइन स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे न्यूरॉन। तो देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे मैंने रिसेप्टर्स बताया आपको, अब मैं न्यूरॉन बताने वाला हूं। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, और आप बाद में देखेंगे सबको कंबाइन करके कैसे कितने अच्छे तरीके से और बहुत मजे में हम पूरा नर्वस सिस्टम समझ लेंगे कि कैसे वो वर्क करता है स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स, तो फोकस करते हैं अब इस न्यूरॉन पे। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता है ना कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी हुई है। कोई भी ऑर्गन उठा के हम देखेंगे तो वो एक्चुअली सेल्स से बना हुआ है। तो वही चीज ट्रू है हमारे नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स के साथ भी, राइट। जैसे आप इन नर्व्स की बात करो तो ये जो नर्व्स है वो भी सेल से बने हुए। तो जिस टाइप के सेल से वो बने हुए ना, वो एक्चुअली न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन एक टाइप का सेल है बेसिकली। वो नॉर्मल सेल से थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है वो मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। बट है वो एक टाइप का सेल ही स्टूडेंट्स, ठीक। जैसे ये नर्व जो है वो पूरी तरीके से न्यूरॉन्स से बने होते हैं। उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और उन सेल्स का नाम है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, ठीक। इनफैक्ट स्टूडेंट, जो ब्रेन है उसमें भी न्यूरॉन्स होते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में, और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें भी न्यूरॉन्स होते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में, राइट स्टूडेंट्स। तो न्यूरॉन्स आर एक्चुअली, हम लिख भी सकते हैं, न्यूरॉन्स आर द टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन द ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कई बार न्यूरॉन को यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो तो सारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम के। सो न्यूरॉन इज कॉल्ड यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट स्टूडेंट्स। तो चलो अब देखते हैं कि ये जो न्यूरॉन है वो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो ये है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये एक सेल है स्टूडेंट्स, सेल। देखो जनरली जब मैं सेल की बात करता हूं तो आपको इस टाइप का सेल दिमाग में इमेजिन होता है, क्योंकि बॉडी में ज्यादातर जो सेल्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, इस स्ट्रक्चर के होते हैं, राइट। बट आप देखो ये जो न्यूरॉन सेल है वो थोड़ा अलग है। उसकी ये टेल टाइप जो स्ट्रक्चर है वो तो आपको बिल्कुल ही अलग दिख रही होगी, राइट स्टूडेंट। तो इसलिए आपको बोल ही रहा था ना कि न्यूरॉन थोड़ा अलग टाइप का सेल होता है। तो ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो पहले आप ये वाला जो उसका पार्ट है वो देखो, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है वो नॉर्मल सेल से मिलता जुलता होता है। उसमें आप देखो बीच में एक न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल सेल में होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम बोलेंगे कि सेल की बॉडी है। क्या है ये? सेल की बॉडी। अब देखो इसमें आप जो नई चीज देख पा रहे होगे कि इसमें ये ऐसे ना एक्सटेंशंस निकले हुए हैं, ठीक है। फाइबर टाइप एक्सटेंशंस निकले हुए हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो यहां से निकले होते हैं, डेंड्राइट्स। इनका क्या रोल है मैं आपको बताऊंगा। फिर आप देखो यहाँ पे एक टेल टाइप स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर आप देखो ये उसका एंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, ठीक, इसको बोलते हैं एक्सॉन एंड्स। समझ में आ रही बात? तो स्टूडेंट्स आप देखो ये जो सेल है इसके 3 पार्ट्स हैं, ऐसा बोला जाता है। फर्स्ट पार्ट क्या है? सेल बॉडी, जो कि नॉर्मल सेल जैसा है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब है। दूसरा पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? डेंड्राइट्स, जो मैंने आपको बताया, डेंड्राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लुक एट द स्पेलिंग, डेंड्राइट्स। और थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? ये जो है पूरी टेल, दैट इज एक्चुअली एक्सॉन, ठीक। सो दीज आर द 3 पार्ट्स इन विच you can actually think of this entire structure of a neuron, right? अब हम देखेंगे कि ये न्यूरॉन क्या करता है और कैसे करता है। जैसे देखो, लेट मी मेक इट स्मॉल। तो ये देखो आप, ह्यूमन बॉडी है, तो इसमें जो नर्व्स हैं, नर्व्स, ठीक है। तो ये जो नर्व्स होते हैं वो कुछ नहीं है, वो कैसे बने होते हैं? वो बेसिकली न्यूरॉन से बने होते हैं। जैसे अगर आप किसी नर्व को जूम करके देखोगे ना, इसको हटाते हैं, इसको जूम करके आप देखोगे तो आप देखोगे उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कैस्केडेड है, या वो एक चेन बना रहे हैं। तो ये जो नर्व्स है दे आर एक्चुअली नथिंग बट दे आर एक्चुअली चेन ऑफ न्यूरॉन्स। समझ में आ रही है बात? तो अब ये न्यूरॉन्स का काम क्या आपको यहां से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे आप देखो, सपोज करो वो लेडी वाला जो एग्जांपल था ना, लेडी शॉपिंग करने जाती है, वो वाला एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहां पे वापस से, तो सपोज करो कि लेडी की आंख ने ये ऑब्जेक्ट देखा, ठीक है, लेडी की आंख ने ये ऑब्जेक्ट देखा। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक ट्रैवल करती है। कैसे ट्रैवल करती है स्टूडेंट्स? ये मैसेज कैसे ब्रेन तक जाता है?
थ्रू नर्व्स, आंख से ब्रेन तक कोई नर्व होगी जो ये मैसेज लेके जाएगी ब्रेन तक कि अच्छा कुछ देखा गया। आप समझ रहे मेरी बात? फिर ब्रेन जो है वो हाथ को ऑर्डर देता है, हाथ को ऑर्डर देता है कि अच्छा तुम जाओ उसको पिक करो, ठीक है, उसको पिक करो। तो हाथ तक वो ऑर्डर कैसे पहुंचता है? तो ब्रेन जो है वो नर्व्स के थ्रू वो ऑर्डर हाथ तक भेजता है, तो हाथ जो है वो जाके उस ऑब्जेक्ट को कैच करता है। तो यहां पर आप देखो नर्व्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। क्या करते हैं? मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आई से ब्रेन तक को मैसेज को ट्रांसमिट किया गया, फिर ब्रेन से हैंड तक मैसेज को ट्रांसमिट किया गया, ठीक। तो नर्व्स का ये काम होता है, ठीक है। अब नर्व्स जो है जैसे मैंने आपको बताया, वन सेकेंड बताता हूं कि किसी नर्व को आप जूम करके देखोगे तो दैट इज नथिंग बट अ चेन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक। तो नर्व्स अगर मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो बेसिकली इसका मतलब है कि न्यूरॉन्स ही हैं जो मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, न्यूरॉन से होके ही मैसेज जाता है। तो स्टूडेंट्स न्यूरॉन का फंक्शन पूछा जाए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो न्यूरॉन का है वो क्या बोल सकते हैं कि न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स एंड वाइस वर्सा। सही है ना बात? तो ये न्यूरॉन का फंक्शन हो गया। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि न्यूरॉन इस फंक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करता है, कैसे न्यूरॉन जो है मैसेज को ट्रांसफर करता है। करता तो है, ये समझ में आ गई बात, ठीक है, वो तो जरूरी है। आंख से ब्रेन तक किसने मैसेज को ट्रांसफर किया? न्यूरॉन ने। ब्रेन से हाथ तक किसने मैसेज को ट्रांसफर किया? न्यूरॉन्स ने। लेकिन कैसे करते हैं वो ट्रांसफर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एक नर्व लेते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स है, कोई भी एक नर्व ले लो, सबकी फंक्शनिंग एक ही जैसी होती है। तो सपोज कर लो ये कोई आदमी की फिंगर है, उसमें एक नर्व है, वो हमने ले ली, ठीक। अब इसको हम जूम करके अगर देखेंगे तो आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स की जो नर्व है वो कुछ नहीं है बट इट इज अ चेन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। और ध्यान देंगे सारे न्यूरॉन्स जो है वो सेम ही है, सेम ही दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। लेकिन हम अपने स्टडी के लिए जो फिंगर के बिल्कुल टिप पे जो लास्ट न्यूरॉन है ना स्टूडेंट्स, ये लास्ट जो न्यूरॉन है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उसको बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा न्यूरॉन है, और ध्यान दें वो लास्ट वाला न्यूरॉन लिया है हमने, ठीक। अब देखो ये तो आप देखो न्यूरॉन की नॉर्मल बॉडी है, ठीक है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, दैट्स फाइन। बट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स वो है उसके डेंड्राइट्स, उस पर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, डेंड्राइट्स। अब क्योंकि ये मैंने लास्ट न्यूरॉन लिया था जो फिंगर के बिल्कुल टिप पे जा रहा था, तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल स्किन तक जा रहा है, तो इस डेंड्राइट्स के आसपास बहुत सारे रिसेप्टर्स होंगे। रिसेप्टर्स जैसे हमने देखा था ना कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, तो क्योंकि ये स्किन के पास हैं तो इनमें थर्मो रिसेप्टर्स होंगे यहाँ पे आसपास बहुत सारे। अगर ये न्यूरॉन मैंने आंख वाला लिया होता, आंख का कोई न्यूरॉन लिया होता, तो उसके आसपास कौन से रिसेप्टर होते? फोटो रिसेप्टर्स होते। आप समझ रहे हो बात को? बट यहां पे हम लेट्स स्टिक टू आवर दिस एग्जांपल। तो क्योंकि ये लास्ट वाला न्यूरॉन था तो इसके डेंड्राइट्स के आसपास रिसेप्टर्स हैं, वो सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक। और सपोज करो यहां पे कोई टेम्परेचर चेंज हुआ या कोई टचिंग एक्टिविटी हुई तो उससे रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे, ठीक। तो जब वो एक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स, वो कोई सराउंडिंग में चेंज ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो रिसेप्टर्स हैं वो कोई केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। जैसे मान लो उनको लगा कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो वो कोई एक टाइप का केमिकल प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, उनको लगा कि नहीं टेम्परेचर कम हो गया तो हो सकता है वो कोई दूसरे टाइप का केमिकल प्रोड्यूस करें। कोई टच करने वाली एक्टिविटी हुई तो हो सकता है वो कोई और अलग टाइप का केमिकल प्रोड्यूस करें। तो इन्वायरमेंट में जब चेंज होगा तो ये रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करके वो एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, वो केमिकल जब डेंड्राइट को या उसके टिप को टच करता है स्टूडेंट्स, तो डेंड्राइट में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल या इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोड्यूस होता है। समझ रहे हो बात को? पहले इन्वायरमेंट में कोई चेंज हुआ तो ये जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने कोई केमिकल प्रोड्यूस किया, वो केमिकल जब डेंड्राइट के कांटेक्ट में आया तो डेंड्राइट पे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोड्यूस होगा। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेंड्राइट से ट्रैवल करते करते आगे जाएगा, इस तरह से न्यूरॉन की बॉडी से होता हुआ आगे जाएगा और फाइनली न्यूरॉन के एंड तक पहुंच जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रही मेरी बात? फिर आगे क्या होगा स्टूडेंट्स? आगे आपको पता है, इसको थोड़ा छोटा करके बताऊं मैं अगर, ठीक है, तो आगे आपको पता है कि और न्यूरॉन है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, फिर ऐसे करते करते आगे जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में मैसेज जो है वो ट्रैवल करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? राइट।
ये जो चीज मैंने आपको बताई है स्टूडेंट्स अभी तक, वो मैं इसको 3 पॉइंट्स के फॉर्म में यहां पे लिख देता हूं। यू शुड पॉज द वीडियो एंड रीड कि हाँ जो मैंने बताया वही लिखा है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम्स में आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, कि कैसे स्टेप्स होते हैं, कैसे सिग्नल ट्रांसफर होता है न्यूरॉन से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको यहां पे समझाया कि कैसे रिसेप्टर्स ने केमिकल प्रोड्यूस किया, कैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना और फिर वो न्यूरॉन से आगे होते हुए न्यूरॉन के एंड तक पहुंच गया। यहां तक की कहानी तो सही है स्टूडेंट्स, लेकिन जब ये सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है तो यहां पे थोड़ा सा कैच है, यहां पे थोड़ा सा कैच है जो हमें समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं यहां पे, और यहां पर जहां पे दो न्यूरॉन्स मीट हो रहे उसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूं। तो आप देखो यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप देखो ये जो है ये पहले वाले न्यूरॉन की एक्सॉन एंडिंग है, और ये जो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट वाले न्यूरॉन की डेंड्राइट का टिप है, ठीक। आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है स्टूडेंट्स, दैट इज द कैच, और इस गैप को बोलते हैं सिनेप्स। देखो अगर ये गैप नहीं होता तो कहानी बहुत सिंपल होती, यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता और सीधे इसमें चला जाता आगे, लेकिन क्योंकि यहां पे गैप है तो गैप से इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं ट्रैवल कर सकता, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा यहां तक और फिर रुक जाएगा, खाली जगह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल नहीं कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो फिर कैसे ट्रैवल होगा सिग्नल, कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल जा रहा है, कैसे जा रहा है? तो मैं आपको बताता हूं यहां पे क्या होता है कि सिग्नल यहां तक आता है एक्सॉन एंडिंग तक, जब वो एक्सॉन एंडिंग पे पहुंचता है तो एक्सॉन एंडिंग जो है वो एक केमिकल प्रोड्यूस करती है, एक केमिकल सिक्रीट करती है, और वो केमिकल इस तरीके से इस स्पेस से खाली जगह से ट्रैवल होते हुए इस टिप तक पहुंचता है, डेंड्राइट के टिप तक पहुंचता है। और जब ये केमिकल डेंड्राइट के टिप तक पहुंचता है तो उस केमिकल के पहुंचने के कारण वहां पर एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इंपल्स क्रिएट होता है, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है ये आगे की तरफ ट्रैवल करता है। समझ में आई बात? तो सिनेप्स से सिग्नल जो ट्रैवल कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नहीं कर रहा है, वो किस फॉर्म में कर रहा है? केमिकल फॉर्म में कर रहा है, बेसिकली केमिकल के कारण कर रहा है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब ये भी चीज जो मैंने आपको बताई स्टूडेंट्स मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। आपको वीडियो पॉज करना चाहिए और देखना चाहिए कैसे मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप लिखा है। एग्जाम में भी आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा कि सिनेप्स जो है उससे सिग्नल कैसे प्रोपगेट करता है, कैसे पास करता है, तो ये तरीका है उसका। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो स्टूडेंट्स फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूरॉन कैसे वर्क करते हैं। क्विक रिकैप, तो जैसे ये आप देखो न्यूरॉन की चेन है जिसमें 3 न्यूरॉन्स दिख रहे हैं, तो न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जब दूसरा न्यूरॉन आया तो बीच में ट्रांसफर जो सिनेप्स के थ्रू हुआ वो केमिकल्स के थ्रू हुआ, फिर वापस से न्यूरॉन से जो ट्रांसफर हुआ मैसेज का वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में हुआ, फिर जब दूसरा न्यूरॉन में जाना है सिग्नल को तो वो केमिकल के थ्रू हुआ और फिर वापस से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो इस तरीके से सिग्नल जो है, मैसेज जो है वो न्यूरॉन्स के चेन से ट्रैवल करता है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहां पर देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये हमारे ऑर्गन्स है नर्वस सिस्टम के स्टूडेंट्स। अब इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम बोलेंगे है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उनको मिला के हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो नर्व्स है बाकी जितने भी नर्व्स है वो हम बोलते हैं दे आर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपको समझ में आ रही है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब नर्व्स। सही है बात? ठीक। अब देखो बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड रिले न्यूरॉन्स। बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये। जैसे वो एग्जांपल ले लेते हैं जो हम कई बार ले चुके हैं कि वो जो लेडी है शॉपिंग करने गई थी तो उसने अपने आंखों से एक ऑब्जेक्ट देखा, तो अब उस ऑब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है कि कौन सा ऑब्जेक्ट था, क्या कलर था, जो भी है वो आंख से ब्रेन तक ट्रैवल करेगी। तो कुछ न्यूरॉन्स होंगे जो उसको ले जाएंगे आई से ब्रेन तक, ठीक है। अब देखो ब्रेन ने सपोज करो डिसाइड किया कि ये ऑब्जेक्ट तो काम का है, इसको खरीदना है, तो ब्रेन जो है हैंड को ऑर्डर देगा कि आप ग्रैब कर लो उसको। 1 सेकेंड यहां पे कुछ न्यूरॉन्स आएंगे प्ले में, मतलब
जो मैसेज है वो ब्रेन से हैंड तक ट्रैवल करेगा थ्रू चेन्स ऑफ न्यूरॉन्स, राइट। आप देखो, वो न्यूरॉन्स जो आंख से ब्रेन तक मैसेज ले जा रहे थे वो सेंसरी न्यूरॉन्स थे, और वो न्यूरॉन्स जो ब्रेन से हाथ तक मैसेज ले जा रहे हैं, ठीक है, वो है मोटर न्यूरॉन्स। तो देखो, सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो वैसे न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये ऐसे न्यूरॉन्स है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से मैसेज को ट्रांसफर करते हैं टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। इसलिए मैंने बोला था कि ये जो है वो सेंसरी न्यूरॉन है, क्योंकि उसने आंख से, जो कि एक बॉडी पार्ट है, उससे ब्रेन को, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उसको मैसेज ट्रांसफर किया। समझ में आया? तो वैसे न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाते हैं। अच्छा, अब यहां पे स्टूडेंट्स, इनको हमने मोटर न्यूरॉन्स बोला था। क्यों? क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स जो है दे ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी पार्ट्स। जैसा कि यहां पर हुआ था, ब्रेन से मैसेज जो है वो हैंड तक ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आई आपको बात? तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब स्टूडेंट्स, ये रिले न्यूरॉन्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे से आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, बट भी थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूं। दे ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब ये ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज ट्रांसफर करेंगे। जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स की, वैसे डिस्कवरी चैनल पे या मूवीज वगैरह में, कि ब्रेन के अंदर अंदर मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके ब्रेन के अंदर अंदर जो मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं वो कौन न्यूरॉन द्वारा किए जा रहे हैं? रिले न्यूरॉन्स द्वारा। या उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड में भी अंदर ही अंदर का मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, या स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, या ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, तो वो रिले न्यूरॉन्स के द्वारा हो रहा है। रिले न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। आई होप यू गेट इट स्टूडेंट्स।